हाय एवरीवन, आपका मेरे इस चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आपने सॉल्यूशन की प्रीवियस वाली वीडियो देख ली होगी। आज हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको जब भी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको ये इतनी बड़ी थ्योरी पढ़ने की नीड नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन करेंगे। होता ये है कि 1% ही आपको बेनिफिट मिलता है थ्योरी पढ़ने से। हो सकता है कि आपको कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चंस का आपको कुछ हिंट मिल जाए, या आपको कोई लाइन है जो आपकी वहाँ उस कंसेप्ट से रिलेटेड हो, या फिर आपको कोई न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो उस न्यूमेरिकल रिगार्डिंग आपका कोई फार्मूला आपको वहाँ मिल जाए। अदरवाइज़ आपको पूरा का पूरा आंसर नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप टाइम वेस्ट ना करें थ्योरी में, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखें। फिर आपको लगता है कि आपको इसका आंसर नहीं आ रहा, तब आप थ्योरी को रीड कर सकते हैं। वो भी तब रीड करेंगे जब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका हो और आपके पास टाइम हो थ्योरी पढ़ने के लिए। आपको लगता है कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मेरे को हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। थ्योरी ये रिगार्डिंग है मोल्स के अकॉर्डिंग। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाई मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो मोलैलिटी है सॉल्यूशन की, वो टेम्परेचर चेंज करने से क्यों नहीं चेंज होती है। तो आपको इसका आंसर सिंपल सा ये लिखना है कि बिकॉज मोलैलिटी डज नॉट इन्वॉल्व वॉल्यूम, so it remains unchanged with change in temperature। इन शॉर्ट बात यह है कि जो मोलैलिटी वाला फार्मूला होता है उसमें वॉल्यूम टर्म आती ही नहीं, उसमें मास वाली टर्म आती है, जिसकी वजह से आप कितना ही टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वो मोलैलिटी चेंज नहीं होगी। ओके, तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी। व्हाट इज़ द मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर जिसकी डेंसिटी आपको गिवन है। ये क्वेश्चन मैंने आपका जो MCQ करवाए थे अभी प्रीवियस वीडियो में, वहाँ भी मैंने इसको सॉल्यूशन करवा रखा है। तो हम यहाँ पे इसको नहीं करेंगे, आप इसको ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, उस वीडियो को देख के। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब है, व्हाट इज़ द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम H2SO4 डिजोल्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मोलर मास आपको H2SO4 का गिवन है 98 ग्राम पर मोल। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा। अगर आपसे जो पूछा गया सबसे पहले उसको लिख लीजिए। आपको निकालना क्या है, मोलैरिटी आपको निकालना है। तो मोलैरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिस भी सोल्यूट की बात है, यहाँ पे सोल्यूट आपका H2SO4 है, डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप ml में लेते हैं तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आपका लीटर में है तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लेंगे। ओके, नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या नीड पड़ेगी, हमें उस सोल्यूट का मास गिवन होना चाहिए, मास ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास मास भी गिवन है 9.8 ग्राम, मोलिकुलर मास भी हमारे पास गिवन है 98 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास मोल्स कितने आएंगे, 0.1 मोल। राइट, हमारे पास जैसे ही मोल आ गए तो हमारे पास अब किसकी नीड पड़ेगी, हमें सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन होगा। डिज़ोल्व किया गया है पर लीटर, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया है हमारे पास 1 लीटर। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, जो मोलैरिटी है वो इक्वल्स टू 0.1 मोल ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 0.1 मोल पर लीटर। राइट,
ओके, तो आवर नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन इज़, ये हमारा सोलबिलिटी से रिलेटेड है, इसको भी आपको थ्योरी पढ़ने की नीड नहीं है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन ए पार्ट है कि बोल रहा है कि जो KH है उसकी वैल्यू फॉर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस के लिए एट 293 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर आर 69.16 एंड 76.48 Kelvin bar respectively, which out of the two gases is more soluble in water? ओके, तो अब इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, जो सोल्यूबिलिटी होती है गैस की वो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी हेनरी ला कांस्टेंट, हेनरी ला कांस्टेंट विच इज KH, राइट। और ये बात आपकी बोली जा रही है एट सेम टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इससे होगा क्या कि आपकी जितने ज़्यादा KH की वैल्यू होगी सोलबिलिटी आपकी उतनी ही डिक्रीज़ होगी। मीन्स जो सोलबिलिटी है वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है KH के, जितनी ज़्यादा आपकी KH की वैल्यू होगी सोलबिलिटी आपकी उतनी ही डिक्रीज़ होगी। तो आपको हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का डाटा आपको गिवन है, हाइड्रोजन का आपको गिवन है 69.16 और नाइट्रोजन का आपको डाटा गिवन है 76.48, राइट। ओके, तो KH की वैल्यू इसकी सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन की, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी सोलबिलिटी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। इसकी KH की वैल्यू कम है हाइड्रोजन की, तो इसकी सोलबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो लास्ट लाइन हम क्या लिखेंगे, सिंस हेनरी ला कांस्टेंट विच इज़ KH वैल्यू फॉर हाइड्रोजन गैस इज़ less nitrogen gas, right? So hydrogen gas is more soluble in water rather than nitrogen. ओके, आप कुछ की पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, इनको आप याद रखिएगा, ये आपके काम आएंगे। ओके, एक पॉइंट तो मैंने आपको बताया कि जो सोल्युबिलिटी है वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हेनरी ला कांस्टेंट के। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, सोल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी उस केस में भी घटेगी। एंड थर्ड पॉइंट आप ये याद रखेंगे, जो हेनरी ला कांस्टेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो हेनरी ला कांस्टेंट इंक्रीज़ होगा। तो बस ये तीन जो मेन की पॉइंट्स हैं आप इनको याद रखिए, आपके मोस्टली क्वेश्चंस इनसे सोल्व हो जाएंगे हेनरी ला से रिलेटेड। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी पार्ट, वाई एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन हॉट वाटर। जो मैंने अभी लास्ट की पॉइंट बताया था उसमें मैंने ये बताया था कि जो सोल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा मीन्स अगर हॉट वाटर होगा तो सोल्युबिलिटी वहाँ घट जाएगी, अगर कोल्ड वाटर होगा मीन्स टेम्परेचर अगर कम होगा तो सोल्युबिलिटी वहाँ बढ़ जाएगी। तो वहाँ सोल्युबिलिटी बढ़ने का क्या रीज़न है, वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक स्पीसीज़ हैं वो वहाँ पे क्या रहेंगी, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगी। तो आप इसका रीज़न ये लिख सकते। तो कैसे लिखेंगे आप, इट इज़ बिकॉज oxygen gas is more soluble in cold water than hot water due to the
दिस रीजन सोलिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, या फिर आप लिख सकते हैं सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इंक्रीज with decrease in temperature, right? Okay, so next point, जो next question है इसी थ्योरी का सी पार्ट, what is the effect of pressure on the solubility of a gas in liquid? आप अपने की पॉइंट्स में एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए, जो सोलिबिलिटी होती है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ उस गैस के, जो भी गैस आप उस लिक्विड में डिज़ोल्व करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि जो सोलिबिलिटी है वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जो प्रेजेंट होगी हमारे अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड या फिर आप बोल सकते हैं जिस भी सॉल्यूशन में आप उस गैस को डिसॉल्व करना चाहते हैं। सो इंक्रीज इन प्रेशर increase the solubility, increase the solubility किसकी? उस पर्टिकुलर गैस की जिसको आप डिसॉल्व करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर लिक्विड में या फिर उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, राइट? ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन आ गया है उसी थ्योरी केस बेस्ड स्टडी में लास्ट पोर्शन डी। ये आपका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आपका सोलिबिलिटी बेस्ड ही है। ओके, तो देखते हैं हमें क्या करना है। सोलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस की इन द वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 0.78 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपको गिवन है, और जो सोलिबिलिटी है वो आपको गिवन है 5.3 इंटू 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर। जब तक आपको ऐसा यूनिट का नहीं पता होगा तब तक आपको दिक्कत रहेगी, तो मोस्ट केस में आप ऐसे यूनिट ध्यान रखें ताकि पता लगे कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। ओके, तो हमें निकालना क्या है? कैलकुलेट द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द नाइट्रोजन एट 25 डिग्री सेल्सियस पे ही हमें निकालना है। ओके, तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको हेनरी लॉ पता होना चाहिए। तो जो हेनरी लॉ है वो क्या कहता है कि जो मोल फ्रैक्शन है नाइट्रोजन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर के उस पर्टिकुलर गैस के। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम हेनरी लॉ कांस्टेंट कहते हैं, जो पर्टिकुलरली हेनरी लॉ नहीं दिया था। ओके, जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारा क्या बन के आएगा? KH इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर उस नाइट्रोजन गैस का। ओके, यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन आपका दिया हुआ है यही आपकी क्या डिफाइन कर रही है? उस सोल्युबिलिटी को डिफाइन कर रही है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सिंपल सा है, हम सोल्युबिलिटी को यहाँ पुट कर देंगे। कितनी वैल्यू है? 5.3 इंटू 10⁻⁴ यूनिट का आप ध्यान रखेंगे मोल पर लीटर, डिवाइड बाय प्रेशर नाइट्रोजन का आपको कितना दे रखा है? 0.78 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है। ओके, तो आपको एज इट इज़ इसको पुट कर देंगे। ओके, पर ATM। ओके, नाउ इसको जब आप सोल्व करके देखेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी कुछ 6.79 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर ATM। ओके, यहाँ से बाय मिस्टेक पर लग गया था। ओके, राइट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ये हमारा थर्ड केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ चुका है। ये हमारा रिलेटिव लोवरिंग से रिलेटेड है। इसको आपको जस्ट एक हल्की सी नज़र ही मारनी है बस, और कुछ नहीं। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन इज़ यूज्ड टू
determine the molecular mass of macromolecule और बायोमोलिक्यूल। ये आपसे पूछ रहे हैं कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी है जो मैक्रोमोलिक्यूल के लिए बेस्ट रहेगी और क्यों रहेगी, ये आपको इसका रीज़न देना है। तो आप क्या बताएंगे और क्या लिखेंगे वो आप देखिए। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होती हैं जो हम पढ़ते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ओस्मोटिक वाली, ओके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन सब में से जो बेस्ट रहती है वो हमारी रहती है ओस्मोटिक प्रेशर वाली। ओके, अब उसके रीज़न देंगे हम ओस्मोटिक प्रेशर क्यों बेटर रहती है, साथ के साथ हम लिखेंगे जो ओस्मोटिक प्रेशर है उसका हम यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द molecular mass of macromolecule। जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका मोलिकुलर मास डिटरमाइन करने के लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ करते हैं, बिकॉज एक तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे ज़्यादा है, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओस्मोटिक प्रेशर, ओपी लिख देता हूँ मैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा होता है। एक तो ये बात, ठीक है, और ये वो भी स्पेशली किसके लिए, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक तो इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, मीन्स या कह सकते हो आप मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। दूसरा ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी हो जाता है। ओके, हाँ, आपको ज़्यादा कंसनट्रेटेड लेने की जरूरत नहीं है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। ओके, अनदर पॉइंट जो है आप इसको एट रूम टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हो, एंड इट कैन बी मेजर एट रूम टेम्परेचर। ओके, एक पॉइंट ये हो गया। एक बताया इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी है। दूसरा मैंने बताया रूम टेम्परेचर ही वैलिड है। तीसरा, thus देयर इज़ नो चेंज। अब इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपके सोल्यूट पार्टिकल की कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। देयर इज़ नो चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। तो एक पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये, लास्ट और फोर्थ पॉइंट ये। तो ये 4 पॉइंट आप मेन रखेंगे, तो इनमें से भी आपको जो भी याद रहे आप उसको अप्लाई करके अपने क्वेश्चंस को फर्दर आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट पार्ट बी, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसका आपको सिंपल सा ही लिखना है। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, 2 सॉल्यूशन लिए जाते हैं एक कंटेनर में, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई जाती है। ओके, अगर दोनों साइड, दोनों सॉल्यूशन में अगर ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों तरफ बराबर है तो समझ जाना कि वो सॉल्यूशंस कौन से हैं, आपके आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। बस इसको एज इट इज़ आपको थ्योरी में लिखना है। आपको 2 सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर एट किसी भी पर्टिकुलर जो भी टेम्परेचर आपको गिवन होता है उस टाइम पे, ठीक है। ओके, ये कब, जब वो सॉल्यूशन, सच सॉल्यूशन आर सेपरेटेड होते हैं, सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसका काम होता है सिर्फ सोलवेंट को ही मूव करवाना, ठीक है। ओके, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बराबर होगा तो उस सेमी परमेबल से कुछ भी नहीं जाएगा, ना लेफ्ट ना राइट, जिससे होगा क्या, इन द एंड नो ऑस्मोसिस अकर्स बिटवीन देम, राइट। तो उसी को ही हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, सो आवर नेक्स्ट पार्ट सी जो हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है। ओके, तो हम इसको देख लेते हैं एक बार। एक सॉल्यूशन है जो कंटेन करता है 6.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। ओके, किस में डिजोल है, इन 100 ग्राम वाटर में। हमने देखा कि वो फ्रीज हो जाता है एट
-0.93 डिग्री सेल्सियस पे, और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ओके, केबी की बात कर रहा है ये, ओके, केएफ की सॉरी, फॉर वाटर के लिए आपको गिवन है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ओके, यूनिट से आप पता लगा सकते हैं। व्हाट इज़ द मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, ओके, आपको मोलिकुलर मास सब्सटेंस का निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, आप उससे वहाँ से निकाल सकते, ओके। तो आपको सबसे पहले करना क्या होता है कि जो डाटा आपको गिवन है उस डाटा को आप निकाल लीजिए, ठीक है, जैसे मैं करने वाला हूँ उसको ध्यान से देखिए। आपको 6.8 ग्राम दिख रहा है, ओके, ये आपको सोल्यूट का मास दे रखा है, ठीक है। हम सोलवेंट को ए से डिनोट करेंगे, सोल्यूट को बी से डिनोट करेंगे, राइट। तो हमारा जो मास दे रखा है सोल्यूट का वो हमें पता चल गया 6.8 ग्राम दे रखा है, ओके। मास हमें सोलवेंट का भी दे रखा है 100 ग्राम, ये जो आपको दिख रहा है, राइट, ओके। आपको केएफ की वैल्यू दिख रही होगी, ये रही फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर के लिए 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, राइट, ओके। बस ये वैल्यू ध्यान से देखो आप, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू आपको टीएफ की दे रखी है, वो भी किसकी, सॉल्यूशन की आपको गिवन है, माइनस का 0.93 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ओके। हमारा फार्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी, राइट, ओके। हमारा जो डेल्टा टी एफ है उसकी तो वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हमें तो निकालनी पड़ेगी। तो डेल्टा टी एफ कैसे निकलता है, डेल्टा टी एफ निकलता है, जो टी एफ होता है प्योर सोलवेंट का माइनस टी एफ सोल्यूशन का, राइट, ओके। प्योर सोलवेंट का हम वाटर लेते हैं, ओके, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.93, जब इसको अरेंज करेंगे माइनस माइनस प्लस तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 0.93 डिग्री सेल्सियस, हमें राइट, ओके। जब आपका चेंज दे रखा हो तो वहाँ पे आप केल्विन में पुट करें या डिग्री सेल्सियस में पुट करें, बात एक ही है, वहाँ घबराने की बात नहीं है न्यूमेरिकल में, ओके। तो ये चेंज की बात कर रहे हैं, अगर सिंगल होता तो फिर आपको वो +273 आपको वो ऐड ऑन और सब्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, पर चेंज में चल जाता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस हो केल्विन हो, ओके। हमारे पास डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ चुकी है, के एफ की वैल्यू आ चुकी है। मोलैलिटी को हम थोड़ा सा एलेबरेट कर लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या, ओके। ये हमने के एफ लिख लिया है, मोलैलिटी को हम लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, नीचे हम लिखेंगे मास ऑफ सोलवेंट, एमएल में है तो उसके लिए हम 1000 लगा देंगे, ओके, सॉरी ग्राम में है तो इसके लिए हम 1000 लगा देंगे, तो इससे वो किलोग्राम बन जाए, ओके। डेल्टा टी एफ की वैल्यू यहाँ आ गई, ओके। अब वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं, 0.93 इक्वल्स टू 1.86 इंटू 6.8 इंटू 1000 डिवाइड बाय, ये हमें निकालना है, राइट, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। इसको और हम फर्दर रीअरेंज कर लेते हैं, इसको हम उस तरफ ले जाते हैं, उसको इस तरफ ले आते हैं, तो 1.86 इंटू 6.8 इंटू 1000 डिवाइड बाय 0.93 इंटू 100, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 136 ग्राम। जो मोलिकुलर मास है हमारा इस पर्टिकुलर सोल्यूट का वो हमारा निकल के आ जाएगा, जो कि है नॉन वोलेटाइल, ओके। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। तो हमारा जो नेक्स्ट है न्यूमेरिकल हमारा इसी और में दे रखा है, सी पार्ट ही है, ओके। या तो आप वो करें या फिर आप ये करें, ओके। तो हम इसको भी देख लेते हैं। कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ द सोलवेंट इफ़ 0.1 मोलर सॉल्यूशन, हमको सॉल्यूशन की वैल्यू दे रखी है 0.1 मोलर ऑफ इस सब्सटेंस प्रिपेयर्ड किया गया इन इट बॉइल्स, और कितने में बॉईल हुआ था वो सॉल्यूशन 100.05 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का 100 डिग्री सेल्सियस है। हमें निकालना क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकालना है ऑफ द सॉल्वेंट का, जिसको हम बोलते हैं केबी, ये हमें फाइंड करना है। हमें गिवन क्या है वो हम लिख लेते हैं, मोलैलिटी हमें गिवन है 0.1, ठीक है, ओके।
हमें जो बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है विच इज़ TB ऑफ सोलवेंट, वो दे रखा है हमें 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, TB हमें सोलवेंट का मिल गया, सॉल्यूशन का हमें कितना गिवन है वो आप बताएंगे। ये रहा 100, लिख भी रखा है, सॉल्यूशन सब्सटेंस प्रिपेयर, ठीक है। ओके, 100.05 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू मोलैलिटी, राइट। ओके, TB निकाल लेते हैं हम साइड में। जो डेल्टा TB होता है वो हम कैसे निकालते हैं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में TB सॉल्यूशन माइनस TB सोलवेंट, राइट। 100.05 माइनस 100, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे कितनी वैल्यू आएगी, 0.05 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमारा काम सिर्फ वैल्यूज़ पुट करना है, तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम। डेल्टा TB की वैल्यू 0.05, KB हमें क्या है निकालना है। ओके, मोलैलिटी की वैल्यू 0.1 है। रीअरेंज करेंगे हम इसको उस तरफ, इसको इस तरफ, 0.05 डिवाइड बाई 0.1, राइट, 0.50। यूनिट का हम ध्यान रखेंगे केल्विन पर मोलल, राइट। ओके, तो ये यहाँ पे सोल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ चुका है 4th। इसकी थ्योरी हमारी रिलेटेड है कंसंट्रेटिव वान टू फैक्टर। ओके, एबनॉर्मेलिटी वान टू फैक्टर से रिलेटेड है। डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे आते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर A, द वैल्यू ऑफ द वान टू फैक्टर फॉर बेंजोइक एसिड, जो बेंजीन में डिजोल्व है उसकी वैल्यू दे रखी है 0.5। इज़ देयर एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड। ओके, अब थ्योरी से हल्के से आपको दिख भी रही होगी, आप इसे हेल्प भी ले सकते हैं, या फिर मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया भी था। जो वान टू फैक्टर होता है वो आपका अगर 1 से कम होती है वैल्यू, तो इसका मतलब है आपका क्या हो रहा है, वहाँ पे 1 से कम है तो वहाँ पे आपका एसोसिएशन कन्फर्म है। ओके, अगर आपकी आयोटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका डिसोसिएशन कन्फर्म है। ओके, यहाँ पे आई थिंक ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया होगा, ये ऐसे कर लो आप, डिसोसिएशन में आयोटा की वैल्यू 1 से कम होती है, राइट। ओके, ये अब ठीक है। ओके, ये यहाँ से इसको गायब कर दो, ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा ऐसा कर लो, ठीक है। ओके, तो अब हम इसका आंसर लिखने वाले हैं। तो आंसर सिंपल सा है, आपको दिख भी रहा होगा। जो आइटा की वैल्यू है वो 0.5 है। अगर 0.5 है तो इसका मतलब वो 1 से कम है, तो इसका मतलब होने वाला क्या है, एसोसिएशन, दैट्स इट। तो आंसर आप सिंपल सा लिखेंगे कि आइटा की वैल्यू विच इज़ वान टू फैक्टर इज़ लेस देन 1, सो एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड in solution, right? Okay, so next question जो इसी का पार्ट है B, what is the value of 1 2 factor for पोटासियम सल्फेट K2SO4, ठीक है। K2SO4 एक सोल्ट है। जब ये डिसोसिएट होता है पानी में, जब हम इसको डिसोल्व करते हैं तो डिसोसिएट होता है 2K प्लस SO4 2-, ठीक है। मीन्स 1 मोल से आपके 2 और 1 ये 3, तो आपके 3 मोल आयंस मिलते हैं। 1 मोल से आपके कितने मोल्स मिल रहे हैं, 3 मोल्स मिल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो आप फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो कि होता है आइटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, ओके, डिवाइड बाय number of moles of solute before dissociation। कहने का मतलब क्या है कि ऊपर तो आपको वो वैल्यू रखनी है कि आपके कितने डिज़ोल्व होने के बाद कितने आयंस वो देगा, वो ऊपर वैल्यू लिखनी है आपको। नीचे वाली वो लिखनी है आपको जो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट के पास थी वैल्यू। स्टार्टिंग में हम कितने लेके चलेंगे रिएक्टेंट की, 1 में देखेंगे हम, हमेशा ही हम 1 मोल में देखेंगे, और कितने वो डिज़ोल्व होके आयंस में ब्रेक हो रहा है वो वैल्यू हम ऊपर रखेंगे। ओके, ठीक है।
तो ऊपर मिली आपको 3 डिवाइड में हम 1। ओके, तो ओवरऑल वैल्यू 1 टू फैक्टर की कितनी आती है? 3 आती है। ठीक है, ओके, ये आपका हो गया लिखने का तरीका। ओके, तो हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारा सी। द फ्रीजिंग पॉइंट depression of 0.1 molar NaCl solution is 0.372 degree Celsius. What conclusion would you draw about its molecular state? Kf की वैल्यू आपको गिवन है, वाटर की 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, तो आपको इसकी मोलिकुलर स्टेट बतानी है, आपका न्यूमेरिकल है। तो मोलिकुलर स्टेट बताने के लिए आपको उसका 1 टू फैक्टर पता होना चाहिए, जो आप इन कैलकुलेशन को करके ही आप बता सकते हो कि उसकी मोलिकुलर स्टेट क्या है। तो सबसे पहले हम 1 टू फैक्टर निकालेंगे, और 1 टू फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास देख लेते हैं हमारे पास डाटा क्या गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो डाटा गिवन है वो डेल्टा TF की वैल्यू गिवन है। ठीक है, वो कितनी है? 0.372 डिग्री सेल्सियस, राइट। ओके, मोलैलिटी आपको गिवन है 0.1 मोलल, राइट। Kf की वैल्यू आपको गिवन है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, राइट। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, आपको जब भी 1 टू फैक्टर निकालना हो तो उसके आपको कितने फॉर्मूले पता है? हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं, जब भी हमारा जो भी जैसे सूटेबल लगता है कि हम जिस भी जहाँ भी फिट करना हो हम उसको अप्लाई कर देते हैं। ओके, मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है आपका नॉर्मल मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। एक तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ओके, एक हम यूज़ करते हैं जो 1 टू फैक्टर है वो इक्वल्स टू होता है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जिसको भी आप यूज़ करना चाहें, ठीक है, डेल्टा TF का यूज़ करना चाहें या फिर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में वहाँ पे यूज़ कर लें, डेल्टा TB को यूज़ करना चाहें, ठीक है, जो भी यूज़ करना चाहें आप वो वहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को रख सकते हैं। ओके, ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये आपका सेकंड फार्मूला हो गया। ओके, एक और फार्मूला है जो मैंने अभी रिसेंट में लिखा था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर, या तो वो डिसोसिएट हो या फिर वो एसोसिएट हो। ओके, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ उस पर्टिकुलर पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। ओके, या फिर मीन्स उस रिएक्टेंट की बात चल रही है। ओके, ये फाइनल वाली और ये रिएक्टेंट वाली। ओके, हमें जो बेसिकली यूज़ करना है हमारी मोलिकुलर स्टेट निकालने के लिए उस 1 टू फैक्टर फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती होंगी, ऑब्जर्व्ड बट एक कैलकुलेटेड। हम इस फार्मूले को देखेंगे एक बार के लिए कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है हमारी, वो हमारी जो गिवन वैल्यू होती है वो होती है हमारी, ठीक है। ओके, विच इज़ बेसिकली डेल्टा TF जो हमारी ये गिवन है, तो इसका मतलब हम इसको ऑब्जर्व्ड मान लेंगे, ठीक है। आप भी ऐसे ही करेंगे, जो आपकी वैल्यू फॉर्मूले में उसमें आपके क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में जो गिवन होगी डेल्टा TF की वैल्यू, वो आपकी ऑब्जर्व्ड मानी जाएगी, ठीक है। ओके, जो कैलकुलेटेड होगी वो आप इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करके आप सोल्व करेंगे, वो आपकी हो जाएगी कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके, तो मैं करके दिखा देता हूँ। ऑब्जर्व्ड हमारे पास है ही, हमें चाहिए कि सिर्फ कैलकुलेटेड। तो डेल्टा TF किसके लिए निकालनी है हमें? कैलकुलेटेड के लिए। तो फार्मूला वही रहेगा KF इक्वल्स टू मोलैलिटी, ठीक है। ओके, तो KF की वैल्यू हमारे पास थी 1.86 इनटू मोलैलिटी की वैल्यू हमारे पास है 1.1। ओके, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.186 डिग्री सेल्सियस, दैट्स इट। तो अब आटा की वैल्यू को हम पुट कर देंगे हम यहाँ पे, आटा इक्वल्स टू डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड के लिए डिवाइड डेल्टा TF फॉर कैलकुलेटेड। ओके, ऑब्जर्व्ड हमारे पास क्या थी? 0.372, और जो हमने कैलकुलेट की है वो है हमारे पास 0.186। दोनों की ही जो यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस में है।
ओके, तो आइटा की कोई यूनिट होती नहीं, तो हमें इसको सोल्व करेंगे नियर अबाउट 2 के आएगा आसपास, तो ये आ गया 2। तो ओवरऑल आइटा की वैल्यू अगर 2 आई है तो मैंने बताया था आपको, अगर डिसोसिएटिव वाला केस है तो हम 100% डिसोसिएशन मान के चलते हैं, ठीक है। ओके, तो आइटा इक्वल्स टू हो जाता है एन के। अगर एसोसिएशन वाला केस हो, लिख देता हूँ यहाँ पे केस, अगर डिसोसिएशन वाला हो तो 100% डिसोसिएशन मान के आइटा इक्वल्स टू एन मान लेते हैं। ओके, अगर केस हमारा एसोसिएशन वाला हो तो हम 100% एसोसिएशन मान के आइटा इक्वल्स टू 1/n मान लेते हैं। ओके, ये हमारा केस है डिसोसिएशन वाला, तो आइटा इक्वल्स टू n, क्योंकि NaCl एक ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोशिएट होगा ही होगा, तो आइटा इक्वल्स टू n के आएगा। तो जितनी ज़्यादा आइटा की वैल्यू होगी उतनी ही n की वैल्यू होगी। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, तो जो ये बता रही है कि जो NaCl होगा जब वो पानी में एक्वस में डिज़ोल्व किया जाएगा तो वो जो डिसोशिएट होगा तो वो आपको 1 मोल से आपको कितने मोल प्रोवाइड करेगा, 1 और 1 2, तो 1 मोल से आपको 2 मोल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ तक का था। ओके, थैंक यू।